बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके बेटा, स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास के अंदर बेटा हमने फाइनेंशियल मार्केट्स को डिस्कस किया था और उसके बाद हमने स्टार्ट किया था कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या होता है। तो आप लोगों ने बेटा मुख्तलिफ मुझे कॉन्सेप्ट्स दिए कि कुछ लोगों ने कहा कि जो हम इन्वेस्टमेंट्स करते हैं उसके ऊपर जो हमारी वैल्यू में इजाफा होता है उसको हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी कहते हैं। कुछ लोगों ने कहा कि मतलब कि अगर हम आज किसी जगह पे पैसा लगाएंगे तो फ्यूचर में उसकी क्या वैल्यू होगी। अच्छा, मैं आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी को बेटा दो तरह से एक्सप्लेन करूंगा और ये जो दोनों चीजें एक्सप्लेन करूंगा आप लोगों को, तो ये आपकी डेफिनेशन बनेगी टाइम वैल्यू ऑफ मनी की। तो सबसे पहले आपका रिसीविंग पॉइंट ऑफ व्यू। ओके चलें, अब मैं कहता हूँ जी एक पर्सन ए है, उसने 1000 रिसीव किया टू डेट, और एक पर्सन बी है रिसीव आफ्टर 1 मंथ। बताएं बेटा किस पैसे की ज्यादा वैल्यू होगी, उस पैसे की जो आपने आज रिसीव किया या उस पैसे की जो आपने रिसीव करना है आफ्टर 1 मंथ। आपने किसी से पैसे लेने हैं तो 1 महीने बाद मिलेगा 1000 रुपया, और एक बंदा जो आपको आज 1000 रुपया सर देगा। आज आज जो मिलेगा ना, आज जो मिलेगा उसकी वर्थ ज्यादा है। बाय सर उसको कहीं इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, उससे काम ले सकते हैं, और हम उसको इन फ्यूचर जो 1000 मिलेगा, हम इस 1000 को अगर इसको हम ज्यादा कर सकते हैं रिटर्न आफ्टर 1 मंथ। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो पैसा आपको आज मिला आप उसको कहीं री इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसको री इन्वेस्ट करके मैं पॉसिबल 1 महीने बाद ये 1000 रुपया जो है ये 1100 1200 या 1500 या 2000 रुपया हो चुका हो। तो इसका मतलब रिसीविंग पॉइंट ऑफ व्यू से टाइम वैल्यू ऑफ मनी ये कहता है द मनी विच यू रिसीव टुडे हैज मोर वैल्यू देन द मनी विच यू विल रिसीव इन द फ्यूचर। तो वो पैसा बेटा जो आज आपकी पॉकेट में है उसकी वैल्यू हमेशा ज्यादा होती है उस पैसे से जो आपने अभी फ्यूचर में रिसीव करना होता है। इसी तरह अगर हम पेमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, नंबर 2 में करूं, अगर पेमेंट की बात करें, सेम बेटा लॉजिक। अगर ए है उसने पे किया टुडे और एक पर्सन बी है उसने भी पे करना है आफ्टर 1 मंथ, तो विच मनी हैज मोर वैल्यू बेटा? सर इसमें इनवर्स रिलेशन नहीं आ जाएगा, जो बी है आफ्टर 1 मंथ उसकी ज्यादा वैल्यू होगी। यानी इसमें बेटा सिंपल ये होगा कि दो पैसा आप फ्यूचर में पे करोगे डेफिनेटली उसकी वैल्यू ज्यादा होगी। अब क्वेश्चन इज दैट व्हाई, उसकी पैसे की वैल्यू क्यों ज्यादा होगी? देखिए, वो पैसा जो आपने बेटा पे कर दिया वो आपकी पॉकेट से निकल जाएगा, और जो पैसा आपकी पॉकेट से निकल जाएगा वो पैसा दोबारा वापस नहीं आएगा। लेकिन जो पैसा भी आपने पे नहीं किया आप उसको री इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप उसको किसी दूसरी जगह पे पैसे को लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जिस तरह मैं एग्जाम्पल देता हूँ तो अक्सर सैलरी की, कुछ कंपनी सैलरी दे देती है एम्प्लॉइज को यकम को, कुछ देती है 10 तारीख को सैलरी। अब जो जब यकम को सैलरीज पे कर देगी इसका मतलब वो पैसा कंपनी के अकाउंट से निकल गया। लेकिन अगर वही सैलरी कंपनी 10 दिन मतलब 10 तारीख को पे करेगी तो यकम से लेके 10 तारीख तक कंपनी उन 10 दिनों तक उस पैसे को यूटिलाइज कर सकती है। तो मे भी इस पैसे को कहीं पे इन्वेस्ट करके आप उस पैसे से मजीद पैसा बना लें। इसीलिए बेटा अक्सर जो होता है बिजनेस के अंदर उनकी कोशिश होती है कि पैसे को जल्दी से जल्दी रिसीव किया जाए और पेमेंट्स के अंदर डिले किया जाए। आप लोगों ने शायद एक चैप्टर पढ़ा होगा कैश मैनेजमेंट के नाम से, कैश मैनेजमेंट प्रोसेस पड़ा होगा कि जितनी जल्दी आप पैसा रिसीव करेंगे आप उतनी ही जल्दी उस पैसे को री इन्वेस्ट कर सकते हैं। पेमेंट्स में डिले करें लेकिन इतना डिले मत करें कि आपकी जो रेपुटेशन है वो डैमेज होना शुरू हो जाए। ये पॉइंट भी ध्यान में रखना है। डिले करें, फॉर एग्जांपल अगर एक बंदे ने कहा 30 दिन के बाद पैसे दे देना, तो फिर उसको 30 दिन के बाद ही पैसे दो। अगर आपके पास पैसे आ भी गए हैं पहले तो उस पैसे को कहीं यूटिलाइज करो, उस पैसे को कहीं पहले इस्तेमाल करो। जैसे ही वो 30 दिन का टाइम खत्म हो उसके बाद उसकी पेमेंट करो। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी ये कहता है कि द मनी विच यू फॉर पेमेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू कि द मनी विच यू पे टुडे हैज लेस वैल्यू देन द मनी विच यू विल पे इन द फ्यूचर। तो वो पैसा जो आप आज पे करोगे उसकी वैल्यू हमेशा कम होगी उस पैसे से जो आपने फ्यूचर में पे करना है। तो ये है बेटा आपका बेसिकली इनफ्लोज और आउटफ्लोज के पॉइंट ऑफ व्यू से टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट। जी बेटा, अंडरस्टैंड? पेमेंट और रिसीविंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपने का मतलब टाइम वैल्यू ऑफ कम क्या यस मतलब सर। क्या होता है। ओके, इसके बाद बेटा हम अगला थोड़ा सा डिस्कस करेंगे इंटरेस्ट क्या होता है। जी बेटा, क्योंकि इसके अंदर ये टर्म्स यूज होंगी, फॉर न्यूमेरिकल्स के अंदर फार्मूला में भी यूज होंगे, तो इसलिए पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स डिस्कस कर लेते हैं। इंटरेस्ट क्या होता है? सर, एडिशनल अमाउंट ऑफ मनी जो हम पे और रिसीव करते हैं एक्चुअल अमाउंट से। बिल्कुल, कि वो एडिशनल अमाउंट जो आप पे या रिसीव करते हैं ऑन योर प्रिंसिपल अमाउंट दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट।
अगर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो हम इसको ये भी कह सकते हैं कि कॉस्ट ऑफ यूज ऑफ फंड, कि आपने किसी से लोन लिया है तो उसके ऊपर जो आप एक्स्ट्रा कॉस्ट पे कर रहे हो दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट। तो आप इसको जिस तरह अभी इन्होंने डेफिनेशन दी कि एक्स्ट्रा अमाउंट रिसीव्ड और पेड ऑन योर प्रिंसिपल अमाउंट दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट। इसके दो टाइप्स होती हैं बेटा, नंबर वन इज सिंपल इंटरेस्ट एंड नंबर टू इज कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या फर्क होता है दोनों में? सर सिंपल में ये है, अगर आप 10 रुपये 100 रुपये लेते हो 100 रुपये के ऊपर 10 रुपये आपने इंटरेस्ट देना, तो वो 10 ही रहेगा सिंपल, मतलब जितने साल आपने पे करना। लेकिन कंपाउंड में ये होता है कि अगर आपका एक साल के बाद आपका 110 रुपए के ऊपर फिर अगले साल में आपको चाहिए। यानी इसको हम बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बट इसको हम इस तरह एग्जांपल ले लेते हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हो ना। यानी फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि आपने 1000 रुपए का लोन लिया, 10% के ऊपर आपने वो लोन लिया और वो आपने लिया 3 इयर्स के लिए। फॉर एग्जांपल आपकी एक्सप्लेनेशन के लिए बता रहा हूँ ये, जिन लोगों को थोड़ा सा आइडिया नहीं है। अच्छा, अब सिंपल इंटरेस्ट में क्या होगा कि पहले साल आप क्या करोगे, आप लोगे 1000 का 10%, तो वो बनेगा 100 रुपीज। दूसरे साल अगेन बेटा सेम 1000 का 10% और अगेन आपको मिलेगा 100 रुपये। ये चलेगा इस तरह 3 सालों तक, क्योंकि आपने 3 साल तक जो है ये लिया था। जबकि कंपाउंड के अंदर क्या होगा, सेम यही सिचुएशन है जब ये आपके सामने लिखी हुई है। इसमें आप क्या करोगे, पहले साल आप पे करोगे 1000 का 10%, तो ये बनेगा बेटा आपके पास 100। लेकिन जब हम दूसरे साल की बात करेंगे तो दूसरे साल के अंदर बेसिकली, माइक म्यूट करें बेटा, अक्सर बेटा माइक म्यूट करें अपना। अगले साल बेटा हम 1000 के ऊपर पे नहीं करेंगे, बल्कि ये जो 1000 है ये 100 में ऐड होगा, तो ये बनेगा 1100। यानी आपने 1000 में ऐड किया तो 100 पिछले वाला इंटरेस्ट, और उसके बाद जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10% के साथ तो आपके पास जो आंसर निकलेगा वो 110 निकलेगा। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है कि सिंपल इंटरेस्ट वो इंटरेस्ट होता है जो आप सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर पे करते हैं, जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, इसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। अब अगर आप देखें तो यहाँ पे आप पे तो 10% ही कर रहे हो, देखो यहाँ भी 10% है, यहाँ भी 10% है, लेकिन आंसर जो है वो हर साल इंक्रीज होता जा रहा है। तो इस चैप्टर के एंड पे मैं आपको ये बात बताऊंगा, जब हम एक एंड करेंगे इस चैप्टर को, तो एंड पे मैं आपको ये बात कम्युनिकेट करूंगा कि जो बैंक्स वाले हैं वो हमें कैलकुलेशंस में कैसे घुमाते हैं। आप एक बैंक के पास जाते हो, बैंक कहता है जी कि 15% के ऊपर गाड़ी वो मैं आपको लीज पे दूंगा, लोन पे दूंगा, लेकिन एक्चुअल में आप 15% से ज्यादा पे कर रहे होते हैं, लेकिन कागजों में 15% ही लिखा। आप देखें, यहाँ देखें लिखा 10% ही है, यहाँ भी 10% ही लिखा है, लेकिन यहाँ पे कर रहे हो 100, यहाँ पे कर रहे हो 110। यानी वो बेसिकली कंपाउंड इंटरेस्ट की बेसिस के ऊपर आपको जो है वो बेवकूफ बना रहे होते हैं। सो दैट्स व्हाई जब आप लोग इंटरेस्ट की बात करेंगे तो जो बैंकों को फायदा होता है वो कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर उनको ज्यादा फायदा होता है। अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट बेटा? यस सर। ओके, इसके बाद बेटा हम डिस्कस करेंगे फ्यूचर वैल्यूज क्या होती हैं और प्रेजेंट वैल्यूज क्या होती हैं। ये चीजें आप लोगों ने पहले डिस्कस की हुई है, मैं सिर्फ थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे रहा हूं, उसके बाद फिर हम अगले चैप्टर्स की तरफ मूव करेंगे। जी बेटा, सबसे पहले डिस्कस करते हैं फ्यूचर वैल्यूज क्या होती हैं। जी बताएं बेटा, फ्यूचर वैल्यू क्या होती है? सर आज हमने कहीं इन्वेस्टमेंट की है, फॉर एग्जांपल 3 इयर्स के लिए की थी, तो 3 साल बाद उस इन्वेस्टमेंट की क्या प्राइस होगी, वो हमारी फ्यूचर वैल्यू है। ओके, सिंपल बेटा, हम इसको इस तरह से डिफाइन करते हैं, द वैल्यू ऑफ प्रेजेंट अमाउंट और सीरीज ऑफ कैश कैलकुलेटेड एट सम इंटरेस्ट रेट फॉर फ्यूचर टाइम इज कॉल्ड फ्यूचर वैल्यू। जो आपने बोला, अगर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं जी कि अगर मैं आज कहीं पे 1000 रुपया लगाता हूं और उस 1000 रुपए के ऊपर मुझे 10% इंटरेस्ट मिलता है, तो 10 साल के बाद इस 1000 रुपए की क्या वैल्यू होगी, दैट थिंग इज कॉल्ड फ्यूचर वैल्यू।
यानी आज के पैसे की फ्यूचर में क्या वैल्यू है, दैट वैल्यू इज कॉल्ड फ्यूचर वैल्यू। तो मैंने इस डेफिनेशन के अंदर दो वर्ड यूज किए, द वैल्यू ऑफ प्रेजेंट अमाउंट और सीरीज ऑफ कैश। सीरीज ऑफ कैश बेसिकली बोलते हैं इंस्टॉलमेंट्स को। आप लोगों ने एनओटी को शायद डिस्कस किया होगा, जिसमें हमने ऑर्डिनरी एनओटी और एनओटी ड्यू को भी डिस्कस किया होगा। तो जो सीरीज ऑफ कैश होती है वो बेसिकली यही समझ लें कि अगर आप किस्तों में पैसा लगाते हैं तो उस किस्तों की क्या वैल्यू होगी फ्यूचर के अंदर, और अगर आप फुल फ्लेज पैसा लगाते हैं तो उस पैसे की क्या वैल्यू होगी। तो सिंपल कॉन्सेप्ट इज दैट द वैल्यू ऑफ प्रेजेंट अमाउंट और सीरीज ऑफ कैश कैलकुलेटेड एट सम इंटरेस्ट रेट फॉर फ्यूचर टाइम इज कॉल्ड फ्यूचर वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू बेटा सेम कॉन्सेप्ट कि फ्यूचर में जो पैसा मिलना था आपको, अगर वो पैसा आपको आज मिल जाए तो उस पैसे की क्या वैल्यू होगी, दैट वैल्यू इज कॉल्ड प्रेजेंट वैल्यू। यानी फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 2020 के अंदर मैंने फलां बंदे से 2 लाख रुपया लेना है। अब वो 2022 की बात कर रहा हूँ, सॉरी 2022 में हमने फलां बंदे से 2 लाख रुपया लेना है, तो वो 2020 में आपको पैसे देने आ गया, तो आज उस पैसे की क्या वैल्यू होगी, दैट वैल्यू इज कॉल्ड प्रेजेंट वैल्यू। इसको अगर हम डिफाइन करें तो उसको हम सेम उसी तरह डिफाइन कर सकते हैं, द वैल्यू ऑफ फ्यूचर अमाउंट और सीरीज ऑफ कैश कैलकुलेटेड एट सम इंटरेस्ट रेट फॉर प्रेजेंट टाइम इज कॉल्ड प्रेजेंट वैल्यू। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं कि जब आप कैलकुलेशंस करते हैं फ्यूचर वैल्यूज और प्रेजेंट वैल्यूज की, तो फ्यूचर वैल्यू का आंसर हमेशा ज्यादा आता है। फॉर एग्जांपल अगर आपको क्वेश्चन में कोई वैल्यू गिवन है 1000 रुपया, जब आप उसको फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो आंसर 1000 रुपये से ज्यादा आएगा। इसी तरह जब आप प्रेजेंट वैल्यू है फॉर एग्जांपल की 1000 रुपया, और जब आप उसकी वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो उसका आंसर 1000 से कम आएगा। ऐसा क्यों होता है सर? क्योंकि वो कल की बजाय आज मिल रहा है, कल मिलता तो हमारा उस पर इंटरेस्ट बढ़ता जाता। बिल्कुल सर सही बोल रहे हो बेटा। फ्यूचर में उसकी मनी की वैल्यू बढ़ जाएगी ना, जैसे करेंसी की वैल्यू है वो फ्यूचर में बढ़ गई है। देखिए हम इसको अगर इसमें हम करेंसी की वैल्यू की बात नहीं कर रहे, इसमें हमने करेंसी को एक्सचेंज रेट की बात नहीं करनी, इसमें सिर्फ इंटरेस्ट को फोकस रखना है आपने। ओके सर, कैलकुलेटेड एट सम इंटरेस्ट ठीक रेट, है। मैंने ये वर्ड यूज किया। एक्सचेंज रेट की बात ना कर, एक्सचेंज रेट तो फिर चेंज होता रहता है, कभी बढ़ता है कभी कम होता है, तो वो तो फिर फ्यूचर वैल्यू भी कम हो सकती है, लाजमी तो नहीं फ्यूचर वैल्यू बढ़ेगी। जिस तरह हमारी करेंसी की वैल्यू कम से कम तर होती जा रही है डॉलर के मुकाबले, तो हमारी फ्यूचर वैल्यू तो कम होती जा रही है करेंसी की। हालांकि मैंने बोला कि फ्यूचर वैल्यू में आंसर ज्यादा आना चाहिए। आप इसको ये सोचो, इस तरह से सोचो कि देखें वो पैसा जो हमने 2022 में 2 लाख रुपया लेना था, वो बंदा आपको आज पैसे देने आ गया, तो 2022 तक तो हमने उसमें इंटरेस्ट भी तो ऐड किया हुआ था ना। अब वो बंदा अगर हमें आज पैसे देने आ गया तो वो 2 साल का इंटरेस्ट क्यों देगा, वो तो पहले पैसे देने आ गया, तो वो जो इंटरेस्ट है उसमें से माइनस हो जाता है। इसलिए प्रेजेंट वैल्यू का आंसर जो है वो कम आता है। फॉर एग्जाम्पल आपने गाड़ी लीज पे ली, 5 साल की किस्तों पे ली, आपने 2 साल के बाद कहा कि यार मैंने सारी किस्तें क्लियर कर देनी है। अब वो जो अगले 3 साल की वैल्यू रहती है आपकी, तो उतनी ही आप नहीं पे करेंगे, बल्कि अगले 3 सालों की जो इंटरेस्ट उसमें शामिल है उस इंटरेस्ट को पहले माइनस किया जाएगा, और जो बाकी अमाउंट रहेगी वो अमाउंट जो है वो आपको पे करनी होगी। दैट्स वाई प्रेजेंट वैल्यू का आंसर कम आता है, जबकि फ्यूचर वैल्यू का आंसर क्यों ज्यादा आता है, क्योंकि हर साल उसमें इंटरेस्ट 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 ऐड हो रहा होता है। दैट्स वाई फ्यूचर वैल्यू का जो आंसर है वो हमेशा ज्यादा आ रहा होता है। अंडरस्टैंड बेटा? यस सर। ओके, चलें अब फार्मूलाज हैं कुछ बेटा आप लोगों ने पढ़े हुए हैं, मैं अगर आप कहते हैं तो मैं वो फार्मूला एक्सप्लेन कर देता हूँ, अदरवाइज मैं आपको अभी स्लाइड्स के अंदर शो करने लगा हूँ फार्मूलाज वगैरह, तो आप लोगों ने फार्मूलाज को देख लेना है और इस चैप्टर को आपने करना है। अगर इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम आएगी तो यू विल डिस्कस विद मी कि सर इसमें हमें ये प्रॉब्लम्स आ रही है, तो आई विल एक्सप्लेन इट। ओके, अब मैं थोड़ा सा स्लाइड्स के ऊपर आता हूँ। ओके, टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या होता है बेटा, ये मैंने आपको बता दिया। सिंपल इंटरेस्ट क्या होते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होते हैं, अमोर्टाइजेशन लोन, आपने एक अमोर्टाइजेशन टेबल बनाया होगा उसके अंदर चैप्टर नंबर 3 के अंदर। ये बेसिकली अमोर्टाइजेशन टेबल क्या होता है, ये आपको एक टेबल होता है जो आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है अबाउट द रीपेमेंट ऑफ योर प्रिंसिपल अमाउंट एंड इंटरेस्ट अमाउंट। अगर आप किसी गाड़ी पे लोन लेते हो फॉर एग्जांपल 5 साल के लिए, तो हम 5 सालों की किस्तों का टेबल बनाते हैं, एंड दैट टेबल इज नोन एज अमोर्टाइजेशन टेबल। बनाया हुआ है आप लोगों ने? जी बेटा बोल लें। बेटा यस नो में आंसर दे मुझे, आप लोगों ने अमोर्टाइजेशन टेबल बनाया हुआ था 1 2 3 4 5 6 ये जिस तरह भी ये साल गिवन होते हैं? नो सर, ये नहीं बना। चलें, अभी आप फिलहाल सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट मैंने बता दिया। अमोर्टाइजेशन फिर मैं आपको जब हम चैप्टर पढ़ेंगे उसके आगे जाएंगे तो फर्दर मैं उसके ऊपर जाऊंगा। ओके बेटा, इंटरेस्ट मैंने एक्सप्लेन कर दिया। सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट का बेटा फार्मूला आपने सिंपल पढ़ा होगा। अगर आपने किसी का भी सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो वो जो मैंने अभी आपके सामने वो लिखा था कि जी 1000 रुपया है
वो 10% के ऊपर पहले साल कितना पे करेंगे, तो बेटा ये वही लिखा। फॉर एग्जांपल प्रिंसिपल अमाउंट इज 1000, आई आपका मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय एन होता है पहले साल का, दूसरे साल का, तीसरे साल का। तो ये सिंपल फॉर्मूला है फॉर कैलकुलेटिंग सिंपल इंटरेस्ट। नोटेशन डिफरेंट हो सकती हैं, आपकी बुक में शायद नोटेशन कुछ और लिखी हो, बट लॉजिक सेम है बेटा। जो मैंने अभी लिखा था 1000 का 10% इज इक्वल टू 100, 1000 का 20%